राधे गाइस। तो लास्ट वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में सेक्शन 1 और 2 कवर कर दिया था। इस लेक्चर में मैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, जो डिफाइन है सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में कॉमन इंटेंशन, और कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन है सेक्शन 190 में। तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो बहुत सारे केसेस भी आते हैं, MCQ में भी आते हैं, हमारे जो जुडिशरी का मेंस होता है, PP का मेंस वगैरह होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन का कॉमन ऑब्जेक्ट से। तो पहले था ये सेक्शन 34 में IPC में कॉमन इंटेंशन, लेकिन अब है कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कॉमन इंटेंशन जो होता है वो एक तरह से होता है प्री प्लान। जैसे दो पर्सन है, वो कहीं चोरी करने जाते हैं, तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि इस घर में हम चोरी करके जाएंगे, और ये हो गया कॉमन इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल A आया किसी घर में चोरी करने के लिए इस साइड से, और B आया उसी घर में चोरी करने के लिए दूसरे गेट से। तो ये हो गई सिमिलर इंटेंशन। यहाँ जो हमारा उसका इंटेंशन थी पहले ही शेयर नहीं हुई थी, प्री प्लान कुछ भी नहीं था। तो ये डिफरेंस होता है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में। इसमें एक केस भी है, लेकिन पहले मैं आपको सेक्शन 3 क्लॉज 5 बता देती हूँ। 5 में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन। एक्ट हो गया या तो सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट मतलब या क्रिमिनल एक्ट जो होगा या तो एक या फिर सीरीज ऑफ एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन। यहाँ बात हुई है सेवरल पर्सन, मतलब एक इंसान कोई ऑफेंस करता है, एक पर्सन कोई ऑफेंस करता है, तो वो कॉमन इंटेंशन नहीं होती। 2 और मोर पर्सन जब कोई ऑफेंस करेंगे तब वो कॉमन इंटेंशन में काउंट होगा। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all. In furtherance of common intention all मतलब उन सब की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉमन। फॉर एग्जांपल ABCD, इनकी कॉमन इंटेंशन है E को मारना, और इन्होंने अरेंज की हुई है सारी चीज़ें। कोई लेके आया पिस्टल, कोई लेके आया है कुछ भी, मतलब मारने के लिए उनका जो एम है वो है ई की डेथ करना। तो ये हो गया कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ईच ऑफ सच पर्सन। ईच ऑफ सच पर्सन मतलब हर एक बंदा। ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लाइबल फॉर दैट एक्ट। हर पर्सन लाइबल होगा जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। इन द सेम मैनर। इन द सेम मैनर मतलब उसी हिसाब से। एज इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन। सभी इसी हिसाब से, सभी को इस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि सभी ने ही वो एक्ट किया है। फॉर एग्जांपल ABCD गए हैं, कोई लेके आ रहा है, गाड़ी से आ रहे हैं वो सारे, और उनका मोटिव है ई को मारना। तो कोई खड़ा है बाहर और एक ने गोली चलाई है, और एक इधर उधर देख रहा है कि कोई आया तो नहीं है, एक ने वॉचमैन को पीटा है। तो उन सब का जो एक्ट होगा वो सेम मैनर में ही होगा, जैसा जिसने उसको मारा है उसी तरह से। ये हो गया कॉमन इंटेंशन। फिर उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन है 190 में। इससे पहले मैं आपको केसेस बता देती हूँ कॉमन इंटेंशन के। सबसे पहले है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में बताया है, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर इंटेंशन। इसको इंडस रिवर केस भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, AIB में भी आता है, जुडिशरी में भी आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में होता है, एक बंदा इधर से आ रहा है और एक उधर से आ रहा है, दोनों का मोटिव था एक पे तीसरे बंदे पे गोली चलाना, लेकिन पहले से ही जो इनकी प्लानिंग थी वो शेयर्ड नहीं थी, प्री प्लान्ड नहीं था। इसमें इसलिए बताया कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन दोनों डिफरेंट है। फिर इसके बाद है
बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1924। इसको शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी बोलते हैं। दिस केस इज आल्सो नेम्ड एज शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट दोज हु स्टैंड एंड वेट आर आल्सो लायबल। इसमें हुआ ये था कि 3 अगस्त 1923 एक पोस्टमास्टर होता है, उसके घर अपीलेंट यानी कि बरेंद्र और उसके दोस्त जाते हैं और रॉबरी की डिमांड करते हैं। घोष में ये होता है, एक टीम बना के लोग जाते हैं पोस्टमास्टर को मारने। बरेंद्र कुमार घोष जाता है पोस्टमास्टर को मारने और एक बंदा बाहर खड़ा रहता है। तो इसमें बोला है दोज हु स्टैंड एंड वेट आर आल्सो लाइबल। जो बाहर वेट कर रहा है वो भी लाइबल होगा। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट केस नानक चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस वाले केस में डिफरेंस बताया है कॉमन इंटेंशन में और कॉमन ऑब्जेक्ट में। पहले मैं आपको कॉमन ऑब्जेक्ट बता देती हूँ। सेक्शन 190 every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object। कि हर एक पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली का है वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बात आती है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। तो अनलॉफुल असेंबली डिफाइन है सेक्शन 189 में। अनलॉफुल असेंबली होती है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन is designated as unlawful assembly if common object of a person composing that assembly is। It means unlawful assembly होने के लिए 5 और 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और उनका जो मोटिव होना चाहिए वो ये सारा होना चाहिए जो ए से लेके लिखा है हमारा ई तक। फिर इसमें ये वो वाले पॉइंट है कि 5 और 5 से ज़्यादा लोग कोई असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उनका जो मोटिव होता है, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है या तो किसी पब्लिक सर्वेंट को रोकना कोई काम करने से, या रेसिस्ट करना कोई लीगल प्रोसेस, कोई लीगल प्रोसीडिंग, या कमिट करना मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई और ऑफेंस, या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना किसी पर्सन पे, किसी पब्लिक सर्वेंट पे, या पुलिस को कोई काम नहीं करने देना, वो होती है अनलॉफुल असेंबली। तो कॉमन ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले असेंशियल एलिमेंट है अनलॉफुल असेंबली। अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी तो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। If an offense is committed by any member of an unlawful assembly, अगर कोई offense होता है unlawful assembly से in prosecution of the common object, और जिनका common object है of that assembly, और such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, और जो असेंबली के मेंबर है उनको पता है कि अगर वो ये सब करेंगे तो कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। उस असेंबली का हर एक मेंबर लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए अगर वो असेंबली में रहता भी है तभी भी। फॉर एग्जांपल अनलॉफुल असेंबली है 5 और मोर पर्सन की, अगर उनमें से एक पर्सन भी कोई ऑफेंस करता है तो सारे के सारे ही लाइबल होंगे, पर उनका ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कोई भी ऑफेंस कमिट करने का। अनलॉफुल असेंबली है वो किसी चीज़ के लिए फोर्स लगा रही है, किसी पब्लिक सर्वेंट को काम नहीं करने दे रही। इसको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। और एक बात और कि कॉमन इंटेंशन में है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें केस है नानक चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें अच्छे से डिटेल में बताया है
सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया है बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगी। सेकंड चैप्टर है पनिशमेंट। थैंक यू गाइस।